वो दौर कुरियर और मोबाइल के मैसेज तक वो पहुंच गया और उस दौर से निकली हुई कहानी है रहबार, जहां चिट्ठी देने वाला परेशान नहीं है, एक डाकिया परेशान है कि मुझे इस चिट्ठी को इसके गंतव्य तक पहुंचाना है। तो और वो चिट्ठी है। नमस्कार सभी को। मैं माइक पहले तो शिशिर उनियाल को पकड़ाती हूँ ताकि वो इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सके। नमस्कार, मैं शिशिर उनियाल, इस फिल्म का निर्देशक और किनोस्कोप फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म हमने बनाई है, जिसमें हमारा साथ दिया वॉर्टेक्स इको प्रोडक्शन ने। और इस फिल्म में हमारे जो मुख्य कलाकार है सुनील सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं, साथ में श्री जोबाल जी है जो थिएटर के वेटरन एक्टर है, सुमन गौड़ जी है, मोहित गिलियाल है और राजेश नोगाई जी है, मोहित थपलियाल है और सुशील पुरोहित जी भी है जो अभी मंच का संचालन कर रहे थे। तो इस फिल्म की कहानी बेसिकली एक पिता और पुत्र की कहानी है, जिनके आपस के रिश्ते को हम हमेशा अक्सर अपनी जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं या हम कह नहीं पाते। हम अपने पिता से नाराज और खुल के बोल नहीं पाते हैं, या पिता अपने पुत्र से नाराज होते हैं तो बस गुस्सा दिखा के चीजें शांत हो जाती है। तो इस फिल्म में भी यही कहानी है। इसमें दो पिता पुत्र है। एक पिता पुत्र जिनका बेटा है डाकिया, वो सुनील ने उनका किरदार निभाया है, पुष्कर। सुनील के हाथ में एक ऐसी चिट्ठी आती है जो किसी एक पिता ने अपने बेटे के लिए लिखी है, और वो पिता जिसने चिट्ठी लिखी है वो मर चुका है। अब सुनील, जो पुष्कर हमारा किरदार है, वो जिम्मा लेता है कि वो चिट्ठी को उसके सही हकदार तक पहुंचाएगा। इस यात्रा के दौरान उसको जो जो चीजों का सामना करना पड़ता है और जिन जिन चीजों से वो वाकिफ होता है, कि वो खुद की एक पहचान बनाने के लिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते के लिए उसी दौरान वो चल पड़ता है। तो ये कहानी एक इस प्रकार की कहानी है। अभी मैं आपके बीच एक ट्रेलर अपने चलाता हूँ, आप एक बार ट्रेलर देखिए, उसके बाद आप जो सवाल होंगे आप पूछिए। बाहर मसले बचे हैं और एक अगर वास्तव में एक जो इसका शुरू है क्या नाटक है क्या मैं पोस्टमैन हूं तो छोड़ यार तो पोस्टमैन ये मैंने तो जानता ना पोस्टमैन एक मैं कहा नहीं इसमें पोस्टमैन हूं क्या क्या मेरा अच्छी बात है। दादा बनट के ऊपर मां ब्याह के सोच लो को कह रहे हैं तो अपनी नानी कैसे खुजानो बोल पता कैसे खुजानो इससे बताओ ना राजेंद्र का दिन तुमने की बात का पाना क्या था तुम जान बहुत बढ़िया अपना पाना तुम कोई पिकल मोटिवेट कॉल ले गए जिन्हें भी बोलना होगा उनके आगे ही ठीक लगे वही जिंदगी एक दिन में परेशान हो तो यूनिवर्सिटी पढ़ी वो अपना नाना सुन माफी मांगो ठीक है तो पता चल क्या तो करूं आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्री बराबर ये तक पहुंचा। इस फिल्म की जो थीम है उसका ख्याल आपको किस तरह से है? क्या कोई ऐसा जी 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 मेरे एक भाई साहब है जो ऊपर गढ़वाल में वो पोस्ट मास्टर के रूप में नौकरी करते हैं। तो कुछ साल पहले उनको लिखने का भी शौक है। तो कुछ साल पहले उन्होंने कविता लिखी थी, जिस कविता में एक छोटी सी बात थी कि एक छोटी सी बच्ची अपने पिता को पूछती है कि आप हर मौसम में बाहर चिट्ठी बांटने क्यों जा रहे हो, आज बारिश हो रही तो घर में बैठ जाओ। तो उसी के जवाब में डाकिया बोलता है कि अगर मैं यही अपना काम नहीं करूंगा तो लोगों तक उनका व्यवहार नहीं पहुंचेगा। तो वो एक बात जो है मेरे जहन में बैठ गई थी, और वो छोटी सी बात थी कि उनका जो हम
हम नॉर्मली जब डाकिया आते हैं हम उनसे चिट्ठी लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमारी चिट्ठी कौन लेकर आया, जो पहले होता था। आजकल तो सब कुछ चेंज हो गया है, ईमेल वगैरह में सब कुछ चेंज हो चुका है। वहां से एक आइडिया आया था करीब 4 साल पहले। और फिर मेरे साथ मैं हम जो जिन्होंने मेरे साथ कहानी लिखी है, भगत सिंह सैनी जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, उनके साथ मेरा इसमें कुछ कई काफी सालों तक इसमें हमारी बातचीत चलती रही। तो करीब 1-1.5 साल तो हम इसको कैसे कहानी बन सकती है, क्या हो सकती है, डाकिया हमारा मेन पात्र रहेगा, तो उसमें क्या क्या चीजें हम जो मेन पात्र रहेगा तो उसमें क्या ऐसे एलिमेंट्स डाले कि जो लोगों को उसको ये कहानी थोड़ी रोचक लगे। करीब 1-1.5 साल बाद हमने निश्चय किया कि हम पहाड़ों में जाते हैं, और हम गाड़ी में नहीं जाते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएंगे। जहाँ पैदल जाना होगा वहाँ पैदल जाएंगे। ये ऐसा करते करते हम पीपल कोटी पहुंचे। पीपल कोटी में मेरे कजन है, वो वहाँ पे एज अ डॉक्टर वहाँ पे नौकरी करते थे, तो उनके सहयोग से और वहाँ पे जो अतुल शाह जी है उनके सहयोग से हमने वहाँ पे काफी रेकी करी, जा जाके लोगों से बात किया। जिस गाँव में हमने शूट किया है बाकी में, वहाँ पे लोगों से बात की। तो उस बातचीत के दौरान हमने ये देखा, पहले हम सोच रहे थे कि इस फिल्म को हम पुराने दशक में लेके जाए जहाँ पे चिट्ठी का अपना एक इम्पोर्टेंस थी। लेकिन फिर वही लगा कि उस समय की चिट्ठी जो अब अगर वो चिट्ठी हमको आज के दौर पे मिल जाती है, ऐसी चिट्ठी जैसे कि इस फिल्म में है, और उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जिसने चिट्ठी लिखी है वो इंसान तो मर चुका है, लेकिन जिसके लिए लिखी है उस तक वो चिट्ठी पहुंचे कि नहीं पहुंची है, ये एक सवाल हमारे जो मेन किरदार है डाकिया पुष्कर, उसके दिमाग में रहता है। तो वो एक इसका जिम्मेदारी बना लेता है कि मुझे चिट्ठी पहुंचानी है। तो इस प्रकार से इस कहानी का पूरा हमारा एक वो सार बना था। अभी मैं एक इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता लगा कि हमको फिल्म का रिलीज है 12 से ना होकर 19 तारीख को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो बस ये इम्पोर्टेंट मैं न्यूज देना चाह रहा हूँ ताकि हाँ 19 को होने जा रहा है। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरवीपी टाइम्स। और मैं अभी देहरादून के परेड ग्राउंड के पास है, जो तिब्बती मार्केट है उसके सामने उज्जवल रेस्टोरेंट है, वहीं पे मौजूद हूँ। और वहाँ अभी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, और कार्यक्रम ये है कि फिल्म रिलीज का घोषणा किया गया डेट का कि कब फिल्म रिलीज होगा। और वो फिल्म किनोस्कोप के बैनर तले बना है और रहबार फिल्म का नाम है। और फिल्म के सारे स्टार कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, फिल्म के एक्टर ये सारे मौजूद हैं यहाँ। तो सभी से आपको मिलवाते हैं और बात करवाते हैं बारी बारी से, और अपना परिचय देते हुए आपको बतलाएंगे कि किस तरह से इस फिल्म का योजना बना, किस तरह से प्लान सेट हुआ और किस तरह से फिर इस फिल्म को अंजाम दिया गया। और उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई होंगी, कुछ अच्छाइयाँ भी हुई होंगी, तो उन सबका विस्तृत वर्णन आपको दिखलाते हैं। और ये फिल्म पहले तो 12 तारीख को रिलीज होना था, जो अब डेट एक्सटेंड कर गया, और वो 19 तारीख को होगा, 19 सितंबर 2025 को फिल्म रिलीज होगी। और इस फिल्म की एक और खासियत है जो बहुत ही विशेष बातें हैं कि जो उत्तराखंड की जो फिल्में हैं वो अपने नियरेस्ट में या इस देश में ही हैं, और इनका एक लॉन्चिंग अमेरिका में भी होने जा रहा है। तो ये एक विशेष बातें हैं और भी फिल्मों से हो करके। बाकी तो सभी फिल्में कुछ न कुछ एक दूसरे से हटकर अलग होता है, तो ये सभी लोग आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं विभू जी से। और विभू जी हैं, और ये इस फिल्म में म्यूजिक दिया है इन्होंने, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और भी कुछ स्कोरर भी हैं।
तो ये दोनों हैं, तो इनसे शुरुआत करते हैं कि किस तरह से इन्होंने कैसे से बाकी लोगों से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से या राइटर से कैसे इनकी मुलाकात हुई, किस तरह से ये आगे बढ़े और फिर अपने आप को सेटअप किया है इसमें। जी, मैं इस मूवी के अंदर एज अ बैकग्राउंड स्कोर और एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मैंने काम किया है। ये मूवी में लाइन प्रोड्यूसर भी हूँ, तो इस मूवी को मैंने देखा है पूरा बनता हुआ कि कैसे शूट हुई है, क्या हुआ है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है और ये मूवी जब भी आएगी तो 19 को रिलीज हो जाएगी। पहले 12 तारीख को रिलीज होती, अब 19 तारीख को रिलीज होगी। तो ये दशा और दिशा पहाड़ी इंडस्ट्री की बिल्कुल चेंज करने वाली है। तो बीच में आपको मैं रोकूंगा जी। राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, इन तीनों में से आपसे किन्हीं ने संपर्क किया या आपने संपर्क किया था कि मैं म्यूजिक देता हूँ, मैं देना चाहता हूँ, या किस में क्या है? एक्चुअली में ये हमारे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं। ये डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के और प्रोड्यूसर भी हैं बेसिकली, तो ये हमारे पुराने मित्र हैं। तो पहले से ही हमारी काफ़ी पुरानी एक वो है, तो उसके माध्यम से पहले से ही हमारा था कि एक मूवी बनाएंगे तो उसमें हम म्यूजिक वगैरह करेंगे और सब करेंगे। तो उसका पहले से ही हमारा एक प्लान था। तो एग्जीक्यूशन में फिर टाइम लग गया, फिर उन्होंने स्टोरी लिखी हुई थी, तो उसके ऊपर बात हुई कि किस तरह का म्यूजिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए। म्यूजिक इस तरह का रखा गया है कि वो इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पे भी जाके अगर वो कोई म्यूजिक सुने तो उसका एक मजा है सुनने में। तो डिफरेंट किया जी कुछ। आप पहले भी संगीत देते रहे हैं, अपना एल्बम भी वगैरह भी आप करते रहे हैं, तो जो आप पहले किए हैं और इस फिल्म में जो आपने दिया है संगीत, उसमें बेसिक अंतर आपने क्या किया है? जी, बेसिक अंतर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, और काफ़ी सीरियल्स में, काफ़ी वेब सीरीज में भी मैंने काम किया है। तो वहाँ का एक्सपीरियंस है, और इनको जिस तरह का म्यूजिक चाहिए था तो इनको भी उस तरह का ही म्यूजिक चाहिए था। बट ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि यहाँ का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है हमारा, जो हमारा गढ़वाली म्यूजिक है, पहाड़ी म्यूजिक है, उसके साथ मर्ज करना था। तो बस उसके साथ थोड़ा सा मर्ज कर दिया और बस हो गया। तो आप जो गढ़वाल का जो मेन जो म्यूजिक सेंस जी है जी जी। या उसकी जो अपनी कैपेबिलिटी है, हाँ हाँ जी। तो उसको आपने किस क्लासिकल की तरह से लिया या लाइट म्यूजिक की तरह नहीं से? नहीं, बिल्कुल क्लासिकल से जैसा यहाँ चलता है उसी तरह से लिया, बट थोड़ा मॉडर्न वे में लिया, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मॉडर्न रिदम्स के साथ, उसी को यूज किया है बेसिकली। क्योंकि शिशिर जो हमारी फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मेरे साथ ही बैठे थे जब हम पूरा म्यूजिक प्लान कर रहे थे, बना रहे थे। तो ये मुझे गाइड करते रहे, क्योंकि ये यहीं से हैं पूरा का पूरा, इन्होंने देखा है, वो म्यूजिक सुना है, तो इनको पता था। तो ये मुझे गाइड कर रहे थे कि इस तरह से म्यूजिक करते हैं, इस तरह से कसते हैं। तो जहाँ भी मैं फंसता था ट्रेडिशनल में, तो इनको ज्यादा आइडिया था, इन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह से इसको करें, इस तरह से करें, ट्यून इस तरह से बनाएं। जो हमने मसक बाजा वगैरह उसमें प्ले किया, या जो हमने ढोल्स वगैरह एकदम यहाँ की जो बस्तियों प्ले की हैं, तो इन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह से प्ले करते हैं, उस तरह से हमने प्ले किया। और रिदम्स को और हमारी जो ट्रेडिशनल रिदम है और जो मॉडर्न रिदम्स हैं उसको ब्लेंड किया पूरा म्यूजिक। इसमें आपको सब चीज़ सुनने को मिलेगी, ऑर्केस्ट्रा भी सुनने को मिलेगा, ब्रास भी सुनने को मिलेगी, स्ट्रिंग भी सुनने को मिलेगी, पैड्स भी सुनने को मिलेंगे, बट एक इंटरनेशनल जो एक मानक है, लेवल है, उस पर सुनने को मिलेगा। तो आप फिल्म की कहानी या उसके जो डायरेक्शन है उससे कितना रिलेट कर पाए हैं अपने संगीत को? सर, पूरा रिलेट करना पड़ता है। संगीत हीरो तो आगे कर रहा है अपना काम, संगीत पीछे कर रहा है अपना काम। तो हम मतलब ये फ्रंट के हीरो हैं, हम बैक के हीरो हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम राकेश आर्य है। आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, किस भाग में क्या? हाँ, इस फिल्म में मेरे किरदार का नाम सुनील है और मैं जो मुख्य किरदार है पुष्कर, जो सुनील ने निभाया है, मैं उसका दोस्त हूँ। तो पहली बात की मित्रता तो बाकी दुनिया के सब कुछ से हट करके होती है, उसकी तो कोई तुलना नहीं है, दुनिया में किसी भी चीज से तुलना नहीं है ना। बल्कि इतना होता है कि आजकल तो पति पत्नी के भी तलाक होते हैं, लेकिन मित्रता में तलाक नहीं होता। दूरी जरूर हो जाती है लेकिन तलाक नहीं होता। तो आप बताइए कि आपने जो कैरेक्टर को आपने एक्सेप्ट किया, तो जिस समय आपको कहानी दिखाया जाएगा या कहानी बतलाया गया होगा कि आप इनके फ्रेंड हैं, तो उस कैरेक्टर को आपने सिर्फ और सिर्फ एक्टर के दोस्त के नाते संभाला या कहानी में आपका भी कोई वजूद आपको दिखा इसलिए आपने किया ये? सवाल बहुत अच्छा है, पर इतनी सोच, मुझे इतना भारी भरकम सोचने का भार उठाना नहीं पड़ा, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं शिशिर उनियाल जी, जब मुझे कहानी की ब्रीफिंग दी गई तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि काफ़ी अच्छा किरदार है आपका, और मैंने यकीन किया उन पर, क्योंकि उनके काम करने का तरीका मुझे भा गया था शुरुआत से ही। किरदार बहुत अच्छा रहा, किरदार बहुत हेल्पफुल है। अ, मुझे लगता है इस फिल्म में कहानी एक सबसे बड़ी हीरो है। तो कोई छोटा किरदार है, कोई बड़ा किरदार है, ऐसा नहीं था। तो मुझे एक सपोर्टिंग कास्ट करना था, जो कि कहानी के हिसाब से बहुत ज़रूरी सपोर्टिंग कास्ट है।
तो मैंने वो निभाया और शिशिर जी ने मेरी पूरी मदद की उसे अच्छे से करने में। अभी आपके फिल्म का जो कहानी है डाकिया से संबंधित या डाकिया पे बेस है या डाकिया का जो वर्क था उससे, अभी कुछ दिन पहले करीब 2-2.5 महीना पहले एक खबर चली थी कि कहीं पे पत्र 23 साल के बाद पहुंचा है और 23 साल के बाद वो भी पोस्ट कार्ड और वो भी जवाबी पोस्ट कार्ड पहुंचा था और जिसके नाम से पहुंचा था वो स्वर्गीय हो चुके थे। तो आप मान लीजिए इस तरह से जो समाज में कुछ व्यवस्थाएं हैं या चल रही हैं उसको आप किस तरह से इससे जोड़ कर देखते हैं? अच्छा, पहली बात तो मैं इस फ़िल्म में कोई डाकिया या डाकिया का काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो किरदार नहीं, है नहीं, आप मतलब अपना ये दीजिए ओपिनियन कि इसको आप किस तरह से इसे फिल्म से रिलेट कर रहे हैं जो हमने मैं समस्या बताया उसकी मैं बात फ़िल्म से जोड़ कर बताता हूँ। जो मेरा किरदार है वो दिल्ली में अभी काम करता है और हाँ, हमारे हमारे समाज में ऐसी अस्त-व्यस्तताएँ हैं क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। तो ऐसा ये बात सच है कि ऐसा हुआ होगा कि 23 साल के बाद कोई चिट्ठी पहुँची होगी। आपने जो बात निकाली है वो बहुत हमारी कहानी से मिलती-जुलती एक ऐसी एक चिट्ठी है जो 10 साल रुक गई है और हमारा जो कहानी का हीरो है, वो चाहता है कि वो जिसके पास पहुँचनी चाहिए थी, उसके पास पहुँचे। कहानी इसी तरीके से आगे बढ़ती है। कहानी को कहते वक़्त जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और जो राइटर हैं उन्होंने इस बात को भी दिखाया है कि गढ़वाल में कैसे जो समस्याएँ हैं और जो आजकल का जो युवा पीढ़ी वहाँ पे है, उसको जो समस्याएँ हैं, वो चाहता है वो अच्छी जगह जाकर नौकरी करे, जहाँ वो पैसे कमाए। तो कहानी कहते-कहते ये बात भी बाहर निकल के आती है। अंदर ही अंदर परिवार में क्या समस्याएँ हो जाती हैं, गढ़वाल के जो बड़े-बूढ़े लोग हैं, उनकी क्या दशा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहानी ये सब भी कहती है। आपसे सवाल ये है, आप इस फिल्म में अभिनेता हैं, तो आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो मुंबईया स्ट्रक्चर है, उसमें ये तय किया जाता है कि ये यदि सुपरस्टार हैं या सुपरस्टार ये तभी हैं जबकि सबसे ज़्यादा कीमत इनको मिलता है। तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपने अपने कैरेक्टर को देख करके जो है सेलेक्ट किया इस फिल्म में काम करना या पैसे को देख कर? सर इनमें से मैं इसमें क्या कहूँ, हम लोग ऑडिशन देने गए थे। ऑडिशन के बाद जैसे सिलेक्शन का कॉल आया कि आप इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार के लिए सुटेबल हैं और डायरेक्टर साहब आपसे बात करें, तो फिर मैंने सर से बात की है तो उन्होंने मेरी फिल्म के बारे में मुझे बताया। तो पैसा या जो आपने दोनों वो किया ऐसा कुछ नहीं था। जब हम एक अभिनेता हैं, एक्टर हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमें ये रहता है कि हमें अच्छे से अच्छा कैरेक्टर मिले। पहले तो ये रहता है कि हमें अच्छा कैरेक्टर मिले और जब आपको एज अ लीड मिलता है और कहानी जो है इतनी अच्छी है जैसे सर ने बताया, क्योंकि उस टाइम कोई और प्रोजेक्ट में भी मेरी बात चल रही थी लेकिन मुझे ये लगा कि इससे बेहतरीन प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिल सकता, तो ये उसमें रहा है मेरा। नहीं, मैं आपसे ये सवाल इसलिए किया था कि मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में जैसे नसरुद्दीन शाह हैं, ओम पुरी हैं, तो ये तो काम के लिए जाने जाते हैं, एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, ये लोग पैसे के लिए जाने जाते हैं मूल रूप से काम। ये ठीक है कि मैगजीन वगैरह में ये होता है कि परफेक्शनिस्ट है या फलाना ठिकाना है, लेकिन जो बेसिक बातें हैं, जो सोशल जो लोग हैं, जो कैरेक्टर को उभारने वाले हैं लोग हैं, उनका विश्लेषण यही है कि ये लोग पैसे के लिए जाने जाते हैं और ये एक्टिंग के लिए। तो मैंने आपसे इसलिए ये सवाल किया था कि आपने इसको कैसे चूज किया। नहीं सर, हमें तो हम जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पे एक्टिंग करते हैं, थिएटर करते हैं, स्ट्रीट प्ले में बहुत करता हूँ यहाँ पे, तो हमें उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी जो भी काम मिलता है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और जो भी जिस भी सब्जेक्ट में मिला हम बेसिकली हम अवेयरनेस पे काम करते हैं तो हम उसमें काम करते हैं। और रही बात पैसे की, तो गढ़वाली इंडस्ट्री में अभी इतना है नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है। एटलीस्ट यहाँ पे लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है बहुत। यहाँ पे जो यहाँ के लोकल है कलाकार हैं उनको काम मिल रहा है, जो पहाड़ से यहाँ आते हैं, एक्टिंग सीख रहे हैं, थिएटर में है, कोई दिल्ली में रहता है, लेकिन जैसे फिल्म शुरू होती है तो सब यहाँ ऑडिशन के लिए आते हैं। ये आपका जो ये फिल्म है, इस फिल्म में जैसे बहुत सारी समस्याएं होंगी, दिखाया गया होगा, तो आपको जो उस सब समस्याएं जो भी शूटिंग के समय आई होगी या और भी कहीं, उसमें सबसे प्रमुख समस्या आपको क्या है? सर फिल्म के दौरान ऐसी कोई दिक्कत तो आई नहीं हमें, क्योंकि जिस गांव में हम पाखी में शूट कर रहे थे तो वहां पे भी जो लोकल लोग थे उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। पीपल कोटी है या दिल्ली में भी हमने शूट किया तो कहीं पे वैसी समस्या तो नहीं आई। बाकी कभी जैसे लाइट वाइट की कोई प्रॉब्लम रहती तो ऐसा थोड़ा बहुत देखने को मुझे माइनर सी मिली, क्योंकि यहाँ से इतने इक्विपमेंट वहां ले जाना तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या रहती है। बाकी कोई वैसे मेजर समस्या नहीं मिली हमें। आपसे एक सवाल और है कि आपने इससे पहले भी काम किया होगा किसी फिल्म में या किसी और वीडियो में, जहाँ भी आपने काम किया, तो बाकी फिल्मों से आपको इस फिल्म के कहानी में या उसकी जो दृढ़ता है, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, उसमें क्या डिफरेंस नजर आया? सर इस कहानी में मुझे ऐसा लगा कि ये जो रिश्ता है बाप बेटे का,
वो कहीं ना कहीं जो हर एक जो हमारी जनरेशन है उनके बीच जो आजकल का गैप है, बाप बेटा एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। हाँ, प्यार करते हैं लेकिन अपना प्यार वो जता नहीं पाते कभी भी। ये मैंने देखा है। मैं जैसे अपने पापा की बात करूँ तो हमारे रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन जो पापा ने बोल दिया वो करते। लेकिन फिल्म में बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करने के लिए सर और मैम जो हैं, परवीन मैम, वो हर समय मुझे इंस्ट्रक्शन देते थे कि नहीं, आपको कैरेक्टर में रहना है। तो वो चीज है। आगे आप इस तरह का ही फिल्म करना चाहेंगे या और चाहेंगे कि कोई कमर्शियलाइज फिल्म आपके? सर, जैसे मैंने बोला, हम अभिनेता है, आप हमें जैसा काम दोगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। आप अगर कमर्शियली फिल्म आती है बहुत अच्छी बात है, और इस तरीके की जो फिल्म है जो एक चिट्ठी पे आधारित, तो बिल्कुल जिसमें ना हीरोइन है, कुछ नहीं है, बस चिट्ठी है जो कुछ है, जिसको उसके असली पते तक पहुंचाना है, इस तरीके की फिल्म जो है बहुत हम आर्ट फिल्म में इन्हें शामिल करते हैं। और बहुत अच्छी फिल्म है, ऐसी कहानी अगर हमें मिले तो बिल्कुल हम करेंगे। और कमर्शियल फिल्म है या जिस तरीके भी कैरेक्टर है, एक्टर का काम ही यह है कि आपको कैरेक्टर दिया जाता है, आपको उसके हिसाब से उसमें उसको निभाना है, उसमें रंग जाना है। आपके जवाब से एक सवाल और है। आपने अभी कहा कि ये फिल्म है और इसमें इस तरह की बातें हैं और इसमें हीरोइन ही नहीं है, तो हीरोइन का तात्पर्य ये होता है फिल्म में, जो सामान्य जनमानस की बातें हैं, वो ये सोचता है कि जो हीरो का पत्नी है या जो उसका लवर है वही हीरोइन है, दूसरी कोई हीरोइन नहीं है। तीसरा, लोगों के दिमाग में जो युवा वर्ग है, जब हम भी रहे होंगे या आप भी रहे होंगे, तो जो युवा वर्ग है उनको लगता है कि फिल्म में कोई ग्लैमर नहीं है, मैं फिल्म में क्यों जाऊं? तो आप बताइए कि क्यों आए दर्शक? सर, ये फिल्म की जो स्टोरी है, जिस जैसे जैसे हमारी फिल्म 19 सितंबर को लगेगी, उसके वो तो हमें आशा है और मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म के कम से कम 3-4 दिन तो हाउसफुल रहेंगे। उसके बाद जो आप जैसे पत्रकार लोग जो वहां पे आएंगे और उनकी जो हमारे लोकल लोग हैं जो भी फिल्म देखने आएंगे, वो जब इस फिल्म की तारीफ करेंगे तो उससे ही जो और लोग हैं वो इस फिल्म में जुड़ेंगे। और इसकी कहानी जो है, हर एक, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, बाप बेटी की कहानी है। जो भी यंग है या 30-40 में चलता है, वो हर एक बंदा जो है फिल्म से रिलेट करेगा। और वो कहीं ना कहीं पहाड़ की कई जो समस्याएं हैं वो भी इस फिल्म में है, वो भी आपको देखने को मिलेगी कि आप पहाड़ में ये समस्या क्यों है और एक पहाड़ का जो व्यक्ति है वो बाहर क्यों जाना चाहता है, वो सब इस फिल्म में देखने को आपको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहित थपलियाल है। अब दूसरी बात बताइए कि आपका कैरेक्टर क्या है इस फिल्म में? मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म में, मैं जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है, उनके दोस्त का किरदार निभा रहा हूँ। किस तरह के दोस्त, लड़ने झगड़ने वाले या उनको गुप्त चिट्ठी पहुंचाने वाले? लड़ने झगड़ने वाला दोस्त नहीं है। देखिए, दोस्त जो होता है वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरे दोस्त का कुछ गलत हो, लेकिन जैसा हमारा हीरो है, जैसे उसके की कहानी इर्द गिर्द घूम रही है, सिर्फ एक चिट्ठी के इर्द गिर्द वो कहानी घूम रही है, तो कई दोस्त ऐसा कहते हैं कि भाई तू जो करना चाहता है वो कर। लेकिन जो मेरा किरदार है वो उसे कह रहा है कि ये चिट्ठी तू एक पीपल कोटी एक गांव से दिल्ली तक पहुंचाना जा रहा है, तुझे क्या मिलेगा एट द एंड, तुझे हासिल क्या होगा, तो तू क्यों खामखा इस चक्कर में पड़ रहा है? इससे बढ़िया जैसे तेरी नौकरी चल रही है पहाड़ में, उसी में लगा रहे, ये फालतू की चिट्ठियों के चक्कर में मत पड़। लेकिन जो हीरो है हमारा, वो एट द एंड अपने मन की ही सुनता है, और जो वो करना चाहता है, वो एक रहबार जो जहां तक पहुंचना चाहिए उसको वहां तक पहुंचाता है। तो फिल्म की जब शूटिंग पूरी हो गई तो आपको क्या लगा कि सिनेमा में सोशल एस्पेक्ट ज्यादा है या इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ज्यादा है? देखिए, इकोनॉमिकली अगर मैं कहूँ तो वैसे मुझे नहीं लगता ये कमर्शियल मूवी है, ठीक है, लेकिन सोशल एक मिनट, ये मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि आप अपने दोस्त को ये कहते हैं कि तुझे ये काम करने से क्या फायदा होगा, और वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस चिट्ठी को पहुंचाना चाहता हूँ। तो मैं उस दृष्टिकोण से पूछ रहा हूँ कि आपको उसमें सोशल एस्पेक्ट है? ऑब्वियसली सोशल एक्सपेक्ट तो होगा ही ना, क्योंकि एक तरीके से वो जो काम कर रहा है उस पर उसका फायदा क्या हो रहा है, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, एक आंतरिक, उसे क्या कहेंगे हम, सुख उसे मिल रहा है। वो चिट्ठी वहां से एक जगह से, पहाड़ से, एक प्लेन्स के एक शहर में, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी में जा रहा है, और वहां पे वो चिट्ठी पहुंचा रहा है। एट द एंड उसे कुछ फायदा हो नहीं रहा है, लेकिन आंतरिक सुख उसे मिल रहा है, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा है। तो ये एक सामाजिक कार्य में ही हमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप इस फिल्म के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को अपनी तरफ से? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं एक फिल्म स्टूडेंट हूँ, है ना, तो मैंने बहुत सारी फिल्म देखी है। जब हम फिल्म की पढ़ाई करते, फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करते, तो हमें वर्ल्ड सिनेमा दिखाया जाता है ना। वर्ल्ड सिनेमा में हमें फ्रेंच, है ना, जर्मन, हॉलीवुड, बॉलीवुड सब देखना पड़ता है। तो एक हर एक दशक की एक मूवीज आती हैं। अभी तक जितनी भी मैंने गढ़वाली पिक्चरें देखी हैं, हालांकि मैंने ज्यादा नहीं देखी हैं, क्योंकि वो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है ऑडियंस में। हमारी गढ़वाल की जो ऑडियंस है वो बन चुका है, वो ऐसा बन चुका है कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, है ना, एक
उन दोनों के बीच एक लव एंगल होगा, श्रृंगार रस होगा, लेकिन ये मूवी बिल्कुल ही अलग है। डायरेक्टर का एक विजन है और वो विजन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से शिशिर सर ने एक पर्दे पे उतारा है, जो कि एक स्टीरियोटाइप को तोड़ता है और ये कहानी बहुत ही अलग है जो ऑडियंस को सरप्राइज करेगी। मैडम आप अपना नाम बतलाइए। नमस्कार, मेरा नाम है परवीन सैनी और इस फिल्म में मेरी भूमिका एक एसोसिएट डायरेक्टर की है। मैं इनकी सहायक निर्देशक हूँ और उसके साथ साथ इस फिल्म के जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं उनमें से भी वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हूँ। आपसे सवाल ये है कि जो विद्वान वर्ग हैं, साहित्य के जो वर्ग हैं, वो ये मान के चलते हैं कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो होता है मूल रूप से, खास करके डायरेक्टर, फिल्म लोग जब देखने जाता है तो विजुअली तब तो वो हीरो हीरोइन को देख के आकर्षित होता है कि वाह फिल्म बढ़िया है, लेकिन घर से जब चलता है तो ज़्यादातर लोगों का ये विश्लेषण है कि वो डायरेक्टर को ध्यान में रख करके जाता है कि हाँ डायरेक्टर कैसे हैं तो इनका फिल्म अच्छा ही होगा। तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए गढ़वाली जो सिनेमा है उसमें आगाज़ कर रहे हैं शिशिर उनियाल, तो यहाँ पे उनकी ये पहली फिल्म है। तो यहाँ के जो ऑडियंस है उन्होंने इससे पहले इनका हिंदी में काम देखा होगा। ये पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं और पिछले 1 साल से हम इस फिल्म पर काम कर रहे हैं इसके शूट के बाद। तो शिशिर उनियाल अपनी एक नई लैंग्वेज अभी इस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी गढ़वाली सिनेमा को शायद ऑडियंस को ये पता चलेगा कि इनकी कहानी कहने की परिभाषा क्या है। तो अभी ये एक तरीके से ऑडियंस जो है एक नएपन के साथ जाएगी, एक नॉवेल्टी होगी उनके पास कि कोई नया निर्देशक आया है और वो पहाड़ों में एक नई कहानी लेकर आया है। तो उस संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि एक नई चीज़ है, वो एक वैल्यू है, एक यूएसपी है इस फिल्म का। तो उस दृष्टिकोण से लोग जाएं। मैं तो सोचती हूँ कि वो फिलहाल ट्रेलर देखें और उसके अलावा इस फिल्म को इंतज़ार करें 19 तारीख को बड़े पर्दे पर देखें, उसके बाद सोचें कि ये फिल्म कैसी है। उससे पहले कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव ना बनाएं कि शिशिर उनियाल ऐसी फिल्म बनाते हैं या वैसी फिल्म बनाते हैं। हाँ। एसोसिएट डायरेक्टर होने के नाते आपसे एक सवाल और है। एक जगह मैं मौजूद था, प्रकाश झा फिल्म बना रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और जेपी पे बना रहे थे, जयप्रकाश नारायण। संयोग से उनको ऐसा लगा कि शायद मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ डायरेक्शन, ये हमारे सामने की बात है। तो उनको ये लगा कि शायद मैं डायरेक्शन ठीक नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक स्कूल था, वो उसके स्कूल के छत पे चले गए और बोले कि जो भी उनके असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह थे, बोले कि आज तुम लोग देखो, इसमें जो गड़बड़ियाँ होंगी सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी मैं छत पे हूँ वहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह की आपको कभी जिम्मेदारी सौंपी गई आपके डायरेक्टर के द्वारा कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, आप कर रहे हो? खैर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी कि शिशिर उनियाल के साथ मैं ज़रूर इसमें एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, लेकिन हम शोल्डर टू शोल्डर काम करते हैं, इक्वल होके काम करते हैं। तो ऐसी नौबत इस फिल्म में और भी प्रोजेक्ट्स जो मैंने इनके साथ किए हैं उसमें कभी ऐसा आया नहीं कि हमने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मेरे ये बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो हमारी जो पूरी टीम है लास्ट मौके तक, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, हमने इतने शूट किए हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमने ये कह दिया हो कि आई गिव अप, कि हाथ खड़े कर दिए हों। शूट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं पर हम उन्हें एक्चुअली दिक्कतें मानते ही नहीं हैं। इतना एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है। तो इस फिल्म के 18 से 19 दिन के शूट में ऐसी ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं आया है जहाँ पे शिशिर ने या प्रोड्यूसर है या मैं या किसी भी किरदार ने कहा हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहाड़ों में शूट करना कहते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, पर मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ। ये पहला शूट है मेरा पहाड़ों में और मुझे 1% भी दिक्कत नहीं आई है पहाड़ों में। उत्तराखंड बहुत ही फिल्म फ्रेंडली स्टेट है, मैंने सुना था, और अब और पिछले 1 साल से मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ मोमेंट आया ही नहीं है जब डायरेक्टर ने ऐसा कहा हो या कोई भी ऐसा, या इनफैक्ट मैंने ऐसा कहा हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कि आप लोग कर लीजिए। तो आपका सवाल शायद हमारे लिए सूट भी नहीं करता है अभी। चलिए एक अंतिम सवाल आपसे यह है, क्योंकि आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट रही हैं और जर्नलिज्म की, तो आप बताइए कि मास कम्युनिकेशन को आप कैसे अपने फिल्म डायरेक्शन में कैसे रिलेट करती हैं? क्या आपको लगता है कि उस डिग्री से या उस पढ़ाई से आपको इसमें सुविधा हुई है डायरेक्शन में? बहुत अच्छा सवाल है और इस चीज़ के लिए मैं अपने टीचर्स को इस बात का क्रेडिट देना चाहूँगी कि मैं कुछ सोच के नहीं गई थी। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कॉम की डिग्री की है आज से 10 साल पहले। मैं कुछ सोच के नहीं गई थी। एक
राइटर थी वो सोच कर गई थी। वहाँ जाने के बाद जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने हमारा माइंड इतना खोला कि हमारे पास और कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे मौका मिला डॉक्यूमेंट्री बनाने का, एडिट करने का, डायरेक्ट करने का, और उससे मैं इस फील्ड में जुड़ गई। उसके बाद वही चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में लेकर आई। फिर मैं शिशिर उनियाल के साथ जुड़ी और भी जो मेरे टीम के मेंबर्स हैं उनके साथ जुड़ी, और फिर मैं शूट करने लगी। तो उस वाली जो डिग्री है उसका वो एक तरीके से पूरा पैकेज थी। उसमें हमने प्रिंट और अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया के साथ-साथ इसके बारे में भी पढ़ा है कि फ़िल्म कैसे बनाई जाती है, और फ़िल्म बनाने का हमें एक्चुअली मौका भी दिया गया वहाँ पर। तो वो डिग्री के बिना मुझे नहीं लगता मैं आज इतनी अच्छी फ़िल्म मेकर होती। प्लस मैं किनोस्कोप की पार्टनर भी हूँ, तो डायरेक्शन से हटकर भी हमें बहुत सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। जैसे एज अ कंपनी प्रोड्यूसर हैं, अभी जिस तरह से हम दोनों ही मास कॉम के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो हम दोनों ने पीआर भी पढ़ा है, तो हम उस चीज़ को अपनी फिल्म के प्रमोशंस में भी लागू कर पाते हैं। तो मेरी डिग्री तो मेरे बहुत काम आई है। धन्यवाद। सबसे आपके अधीनस्थ म्यूजिक डायरेक्टर, है ना, कोरियोग्राफर या डांस डायरेक्टर या राइटर, सारे लोग जो है सो नियंत्रित होते हैं। आप सबसे पहला आपसे सवाल ये है, जब सारे लोग को आप नियंत्रित करते हैं तो उस समय क्या उन लोगों के पर्सपेक्ट को भी आप देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, या आप अपनी डायरेक्शन भी उनको बांधना चाहते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे। अब मेरे साथ अगर मैं राइटर की बात करूँ तो कहानी मैंने और मेरे पार्टनर भगत उन्होंने साथ में बैठ के लिखी है। तो इसमें काफ़ी एलिमेंट्स है जो हम लोग को जानते हैं पर्सनली, वो समझ पाएंगे कि ये एलिमेंट किसकी देन है, ये एलिमेंट किसकी देन है। दोनों राइटर्स का एक सम्मिलित जो काम आपको उसमें मिलने को मिलेगा। इसमें हम आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा डिस्कशन पे बिलीव करते हैं। ये है प्री प्रोडक्शन की बात। क्या अब उसके मतलब हमें कुछ भी अगर डिस्कशन करना है कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो हम सवाल जवाब करते हैं। एक को बोलते हैं कि तुम सवाल करो, तुम अपना चीज़ बात बताओ, मैं सवाल करता हूँ। अगर सवाल का जवाब मिल रहा है तो यानी कि सही दिशा में सोच रहे हैं। इस प्रकार से हमने कहानी लिखी। उसके अलावा जब हम बाद में विभू से मिले तो म्यूजिक की बात रही थी, उससे पहले हमने पूरा डिस्कशन चला था कि हम इसको फिल्म को कहाँ शूट करेंगे, कैसे शूट करेंगे, क्योंकि रेकी हम पहले कर चुके थे। तो विभू के साथ भी डिस्कशन हुआ कि विभू का अपना एक्सपीरियंस है अलग, लेकिन मेरी एक म्यूजिकलिटी की एक समझ बोले या जैसे जो मेरा टेस्ट बोले वो थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने अपना टेस्ट इनको बताया। लेकिन उसके दौरान भी जब ये काम कर रहे थे, अपना म्यूजिक कर रहे थे, तो जब ये अगर 1 घंटे तक अगर ये कुछ लेयरिंग कर रहे हैं, एक के ऊपर एक लेयर इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हैं, तो मैं उनको नहीं टोकता था। अमूमन जो लोग टोक देते हैं कि अरे मुझे ये वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। कई बार होता है कि अब जब लास्ट आप फाइनल लेयर डालते हो तब मिक्सिंग करते हो, तो वो जो चीज़ आपको खटक रही होती है वो इस तरीके से डल जाती है कि वो आपको पता भी नहीं लगता और अच्छा भी लगता है। तो मैं पहले विभू जी को वो पूरा का पूरा लेयरिंग करने देता था। उसके बाद अगर मुझे समझ में आ गया कि वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, अगर मुझे कुछ खटका तो मैं बोलता रहा, फिर भी वो उसमें चेंज करते रहे। मैंने उनको अपनी पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट बताए, कुछ किस प्रकार का म्यूजिक मुझे चाहिए। अगर मैं ये इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करना चाह रहा हूँ, जो चेलो है तो वो मैं क्यों यूज़ करना चाह रहा हूँ, वायलिन जहाँ पे आएगा वो क्यों आएगा, कहीं पर हारमोनिका का इस्तेमाल किया हो तो क्यों किया है। तो वो एक मेरी खुद की समझ थी जो मैंने विभू की स्किल और उनकी समझ के साथ मिक्स किया, जिससे हमारा म्यूजिक का काम हुआ। अब इसके अलावा हमारे जो बाकी, मैं एडीज की बात करूँ, मैं एसोसिएट डायरेक्टर्स की बात करूँ, या मैं हमारे डीओपी साहब हैं उनकी बात करूँ, उनको मैं टीपी साहब बोलता हूँ। हमारा अपना हमने ऐसे एक बना रखा है रिश्ता। तो उसमें यही होता था कि अब हम चले गए वहाँ पे, उन्होंने बोला फ्रेमिंग आप करो। मैं पहला मेरा काम होता था कि ये मेरा सीन है, आप मुझे बताओ कि आप किस प्रकार का फ्रेम सोच रहे हो। वो फ्रेम बताते थे, पहले हम डिस्कशन करते थे, फिर मुझे बना के भी दिखाते थे। अगर कभी मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ तो मुझे बना के भी दिखाते थे कि ये मेरा फ्रेम है, आप देखिए। अगर मेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, या डिस्कशन में अगर हमारी सोच मिल गई तो हमने वो फ्रेम बना दिया। तो इससे हमारा काम आसान भी होता था। हम एक रात पहले ही डिस्कस कर लेते थे कि ये शॉट हमारा इस तरीके से है। अगर किसी पर्टिकुलर सीन में कोई डायलॉग है और डायलॉग में मुझे 3 प्रकार के मुझे कैमरा एंगल चाहिए, कि मुझे इस डायलॉग में मुझे क्लोजअप चाहिए, उसमें वाइड चाहिए, तो वो डिस्कशन मैं पहले कर लेता था और उस दिन जाके वहाँ पे हम उसको उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें कोरियोग्राफी नहीं है। इसमें हमारा सिर्फ किरदार नाच रहा है एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी पहुँचाने के लिए, बाकी इसमें कोरियोग्राफी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी हमको। इसमें हीरोइन का किरदार नहीं है। और जितने भी डिपार्टमेंट के साथ मैंने काम किया है उनके साथ यही रहा है कि आप अपना आइडिया दीजिए, मेरा आइडिया है, हम दोनों का आइडिया मैच करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम उसमें सोचेंगे। अगर कई बार एडीज हमारे पास आते हैं तो बोलते थे कि हम इसको इस तरीके से करते हैं, तो मैं उनको बोलता था कि पहले आप सारे आइडिया बताएं। वो अपने सारे पूरा आइडिया बताते थे। अगर मेरे को लगता था कि इसमें कुछ कुछ कमी है तो मैं उनसे सवाल पूछता था। अगर वो सवाल का जवाब दे देते थे तो हम वो चीज़ करते थे।
अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर उनको मैं सोचने में मजबूर कर देता था कि अब आप जाके सोचो कि आपने जो आइडिया दिया वो क्यों नहीं हो पाया, या आप उसे और कैसे बेहतर बना सकते हो। तो कभी आपको ऐसे डायरेक्शन देने समय ऐसा कोई सिचुएशन आया हो जो आपको लगा हो कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा बीच में, तो इस तरह की जो कोई समस्या है उसको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया? इसके विपरीत मैं आपको चीज बताता हूँ कि हम वहाँ पे गए पाखी में वहाँ पे लोकल लोग हैं, हमने उनके सहयोग से हम शूट कर रहे थे। अब एक जगह मुझे एक किरदार था जो हमारे ट्रेलर में भी है, पुष्कर उनको चिट्ठी देने, पुष्कर हमारे डाकिया उनको चिट्ठी देने जाते हैं, तो मैंने हमारे बगल में थी एक, उनसे हमने बात किया। अब उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका बात करने का मुझे तरीका बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनको बोला कि आप एक सीन है जिसमें कि पुष्कर आपके पास आएंगे, आपको चिट्ठी देंगे और आप उनसे बोलेंगे कि भाई मेरा चश्मा टूट गया है, मैं पढ़ नहीं पा रही, तू पढ़ के सुना दे। ये ट्रेलर में भी हल्का उसकी झलक दिख गई है। तो वो एक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस नेचुरल तरीके से उसको किया है, और उन्होंने एक बेसिक चीज होती है कि उनके पास चश्मा नहीं था, उन्होंने वो अनजाने, जैसे अगर हम चश्मा नहीं रेगुलर पहनते हैं और जिस दिन ना पहना तो हमारा हाथ वहां चले जाता है, वो बोलते बोलते कि अरे मेरा चश्मा नहीं है। उन्होंने इस तरीके को ऐसे निभाया कि अच्छे से अच्छे एक्टर जो थिएटर की ट्रेनिंग ले रहा है कई सालों से, जो एफटीआई की ट्रेनिंग ले रहा है, उनको क्या बोलना चाहिए, वहां नहीं जाता, लेकिन जो ट्रेनिंग लेके जाता है एक्टर, कभी कभी छोटी छोटी डिटेल मिस कर जाते हैं, पर उन्होंने वो नेचुरली कर लिया। वो तो ऐसे कई इंस्टांसेस हुए जहाँ पे मेरी अपेक्षा के विपरीत कुछ चीजें ऐसी हुई जो मुझे लगा वाह ये क्या बात हुई है। कुल मिलाकर के मतलब शूटिंग आपका बहुत ही स्मूथली रहा और बढ़िया रहा है। जैसे अब अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप दर्शकों से क्या अपेक्षा करते हैं, या उसे कैसे करना चाहते हैं कि सिनेमा घरों तक आपको फिल्म को देखने के लिए वो पहुंचे? तो मेरी उनसे एक ही विनती है कि आप मतलब आप इसको एक मौका दीजिए। अभी तक जो अगर आपको लगता है कमी रहती है फिल्मकारों के कामों में, आपको कमी दिख रही है, तो आप अभी हमारे बीच में और भी नए नए फिल्में मैं देख रहा हूँ, पिछली मैंने कुछ फिल्में देखी जिनकी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है। कहानी स्टीरियोटाइप जैसे लोग बोल रहे हैं, कहानी में कभी कभी क्या था कि हर किसी का अपना तरीका है बताने का, तो वो अब लोगों को शायद कुछ नया चाहिए, प्रोडक्शन क्वालिटी लेकिन लोगों की बेहतर होती जा रही है। आप उन्हें मौका देंगे, प्रोडक्शन क्वालिटी में वो एक बार रम गए कि हाँ हमको अच्छा सिनेमा, अच्छी क्वालिटी में सिनेमा मिल रहा है जिसमें सब कुछ साफ है, अब हमें अच्छी कहानी भी अगर मिल जाएगी तो वो जाएंगे। हम एक चीज यहाँ पे बोलते हैं कि हम अपनी बोली भाषा में बात करने की बात करते हैं, और जैसे अभी भी हम डिस्कशन करें तो अमूमन लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम उस अलग तरीके से जुड़ते हैं। हम वो एक अहंकार ना पाले कि हर चीज हमारी भाषा में होना चाहिए, हमारी भाषा की हमको समझ होनी चाहिए, और हम किसी भी भाषा में लोगों से बात कर पाए, चाहे वो गढ़वाली हो, हिंदी हो, कुमाऊनी हो, इंग्लिश हो, हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि एट दी एंड आपका जो आपने जरिया बनाया है, जो आपका जो मेन जो आर्ट है, वो आप अपनी भाषा में कर रहे हो। मेरी 17 साल से मैं इस काम में लगा हूँ, मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मैं अगर एज ए डायरेक्टर मैं डेब्यू करूंगा तो गढ़वाली फिल्म से ही करूंगा। हमारी ये फीचर फिल्म है जो गढ़वाली भाषा में है, ना कि गढ़वाली फीचर फिल्म। उसके दोनों मतलब हो जाते हैं। अगर मैं गढ़वाली फीचर फिल्म बोलता हूँ तो ये सिर्फ गढ़वाल के लिए रह गई, यहीं पर सीमित रह गई है। मेरा उद्देश्य है कि फीचर फिल्म है जो गढ़वाली भाषा में है, जैसे हम मद्रासी में, तमिल में हमारी होती है या फिर ईरानी में होती है, वो दूर देशों तक जाती है, विदेशों तक जाती है। तो वही एक पूरा एक एजेंडा था जो कि हम इसको अपनी फिल्म को फीचर फिल्म इन गढ़वाली बोल के देश विदेश तक ले जाए। तो अपना जो ऑडियंस है मुझे उसका एक्सपेंशन करना है, वो बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पूरी रेवार फिल्म के पूरे स्टार कास्ट, और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी है, और मैं भी ये दर्शकों से अनुरोध करता हूँ इन लोगों की ओर से, और इन लोगों को भी शुभकामना देता हूँ कि इनका फिल्म चले और बढ़िया से बढ़िया आगे बढ़े, और जहाँ तक भी ये जाना चाहते हैं और आगे भी फिल्म बनाते रहें। और आप लोगों से इनके तरफ से मेरा भी अनुरोध है कि आप लोग सिनेमा हॉल तक पहुँचे। 19 तारीख को रिलीज होगी, और सिनेमा हॉल में जा करके देखें, ये बेहतरीन होगा कहानी के हिसाब से, और आपको ये समझ में आएगी कि भावनाओं को कैसे जोड़ा गया है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग हॉल तक पहुँचे, यही मेरी जो है सो आपसे कामना है। आप देखते रहें आरबीपी टाइम्स, और मैं फिर से पीताम्बर कुमार आपसे इजाजत लेता हूँ। जी, हमारी फिल्म रैबार जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघर यानी मॉल ऑफ देहरादून में दिखाई जाएगी 19 सितंबर को। पहले इसकी रिलीज डेट 12 सितंबर थी, पर अब ये 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है मॉल ऑफ देहरादून में। तो आइएगा और हम सब साथ में फिल्म देखते हैं। धन्यवाद।